जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा एसआईडी जू दोंग यू और सू लुआजान को अरेस्ट कर लेती हैं। वो उनके अगेंस्ट एविडेंस भी प्रेजेंट करती है और अब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग केस भी होता है। जब वेंजो इंटेरोगेशन रूम से निकलता है तब वो बहुत थका हुआ होता है। इतनी लंबी इंटेरोगेशन प्रोसेस ये दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली जब सस्पेक्ट जू दोंग यू जैसा हो। एक दूसरे को सांस लेने का भी चांस नहीं मिलता। जब बाकी सब लोग इधर उधर दौड़ रहे होते हैं एविडेंस ढूंढने में, इंटेरोगेशन रूम के अंदर जो दो जन होते हैं वो एक दूसरे की एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज स्टडी कर रहे होते हैं। वो सामने वाले को जज कर रहे होते हैं और उसे फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके पास कितना एविडेंस है, सू लुआजान ने उन्हें एक्चुअली में क्या क्या बताया होगा, उसने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कब किया, ये जो कह रहा है उसमें से कौन सी बातें सच हैं और कौन से में वो सिर्फ गेस कर रहा है, क्या वो मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। एक छोटी से भी गलती में जू दोंग यू जैसे को पता चल जाएगा और फिर दूसरा इंटेरोगेटर लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तक वेंजो के नेक के ऊपर का पार्ट पूरा शटडाउन हो चुका होता है, वो सिर्फ मसल मेमोरी पे ही चल रहा होता है। गो हंग उससे बात करने आते हैं और वेंजो उन्हें सब कुछ बताता है। 16 साल पहले लोटस हिल पे फेलिंग एक लड़की को मिली थी जिसने कहा कि वो वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ है। उसने एक फ्लोरल ड्रेस पहना था और वो बहुत प्रिटी भी थी, पर उसे कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं था। वो एक ही जगह की डायरेक्शन बार बार पूछती थी। एक दिन ट्यूशन के बाद फेलिंग वो लड़की को फिर से मिली। वो लड़की वरीड लग रही थी। उसने कहा कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं और उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फीलिंग काइंड थी तो वो खुद जाके उस लड़की को अपनी डेस्टिनेशन तक लेके गई। उसने सोचा कि वैसे भी ये इतना दूर नहीं है, कुछ ही मिनट्स की तो बात है। वो लड़की थी सू शाओलान। उसने फीलिंग को ट्रिक करके एक ड्रग्ड ड्रिंक पिला दी। वो उसे वू गुआंग चांग के लिए होटल पे छोड़ के गई। गो हंग अपनी चेस्ट को पकड़ के रोने लगते हैं। वो कहते हैं गो ऑन, आप कंटिन्यू कीजिए। वेंजो कहता है ये सब सू शाओलान ने खुद किया था। वू गुआंग चांग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब उसने फेलिंग को जानबूझ के मारा ताकि वो किसी और को कुछ बता ना पाए, या फिर वो एक्सीडेंटली मारी गई, ये हम कभी नहीं जानेंगे। फिर उन्होंने उसे उनकी कार की डिक्की में रखा और वो लोटस हिल से चले गए। सू शाओलान के पास फेलिंग का पेंसिल बॉक्स था। सू शाओलान और किलर की रिलेशनशिप एकदम एबनॉर्मल थी, जिसकी वजह से वो फीलिंग से बहुत जेलस हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया और वो कार से भाग के निकल गई। थोड़ी देर के बाद उसने एक पब्लिक फ़ोन देखा और उसे अपना गुस्सा निकालने का रास्ता मिल गया। उसने आपको कॉल किया और आप पे चिल्लाई और ये ध्यान रखा कि आप पेंसिल बॉक्स की आवाज़ सुन पाए। गो हंग पूछते हैं क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। वेंजो कहता है क्योंकि वो जेलस थी कि फेलिंग के पास आपके जैसे पेरेंट्स थे, एक अच्छा घर था और फेलिंग के पास ऐसी हज़ारों चीज़ें थी जो उसे कभी नहीं मिलेगी। इतना सुन के गो हंग आगे कुछ नहीं कह पाता है। वेंजो कहता है अंकल गो, आपने गलत इंसान को नहीं मारा, आपने सिर्फ कभी नहीं सोचा होगा कि सू शाओलान जैसा कोई ऐसा कुछ कर सकता है। गो हंग पूछते हैं कि फेलिंग कहाँ पे है, क्या वो उसे घर ले जा सकते हैं। वो फेलिंग की एशेज़ गो हंग को देते हैं और यहाँ पे लोटस हिल का केस ख़त्म होता है। जब तक गो हंग एसआईडी से जाते हैं तब तक सुबह हो चुकी होती है। लोटस हिल केस सॉल्व हो चुका है, ये न्यूज़ में भी आता है। रिपोर्टर कहती है कि एसआईडी के हिसाब से सू एक एपैथ नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि क्राइम प्रिडिक्ट करने के लिए जीन्स एक डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं। पूरी एसआईडी इतनी मेहनत करके ऑफिस में ही सो गई होती हैं। फेदू आके उनकी रिपोर्ट्स देख रहा होता है, तब उसे उनके बोर्ड पर मरीना बे का फ़ोटो दिखता है। वो एसआईडी से बाहर आके दूजिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो लोग मरीना बे को क्यों यूज़ कर रहे थे। उतने में ही जैनेटर एक और एपिसोड अपलोड करता है। वो जो मिस्टीरियस टीचर होते हैं वो भी एपिसोड सुन रहे होते हैं। उनकी असिस्टेंट आके कहती है टीचर, सू फैमिली अब ख़त्म हो चुकी है। कुछ देर सोचने के बाद टीचर कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
असिस्टेंट पूछती है, क्या अब हम पेसू को कांटेक्ट करें? टीचर कहता है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है। अगर उसके जीन्स में इतना गंदा खून नहीं होता तो वो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट बन सकता था। फिर असिस्टेंट टीचर को रेस्ट करने ले जाती है और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 3rd पार्ट स्टार्ट होता है। एक बार फिर से फेदू अपने नाइटमेयर में से जागता है। जागते ही वो ईयरबड्स लगाता है और अपना सॉन्ग यू रेज मी अप स्टार्ट करता है और सॉन्ग सुनते ही वो रिलैक्स होने लगता है। कुछ देर में दूजिया आता है। दूजिया पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम एकदम पेल लग रहे हो। फेदू कहता है, मुझे अभी एक सपना आया था। वो दूजिया को अपने डैड की ऑफिस में ले जाता है जिसे अभी वो यूज़ कर रहा है। ऑफिस के बीच में कुछ होता है जो एक वाइट बेडशीट से कवर्ड होता है। दूजिया उसके पास जाता है। वो शीट को उठाने ही वाला होता है तब फेदू ये नोटिस करता है और कुछ रिएक्ट करने की बजाय उसे अपनी ओर बुलाता है। फेदू एक फोल्डर खोल के एक डॉक्यूमेंट पे पॉइंट करता है। दूजिया डॉक्यूमेंट पढ़ने लगता है। वो देख के कहता है, तो क्या हुआ? ये तो नॉर्मल लग रहा है। फेदू कहता है, ये नॉर्मल लगता है पर मुझे रिसेंटली याद आया कि मैंने 13 डिस्ट्रिक्ट का इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट पहले इसी रूम में देखा था। मैं कब से अपनी मेमोरी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर अब तक मुझे याद नहीं आया। दूजिया कहता है, तो ये वही है? फेदू नॉड करता है। जैसे मैंने पहले कहा था, इसका मेन इन्वेस्टर सनशाइन फाउंडेशन है। दूजिया कहता है, तो पहले भी सनशाइन फाउंडेशन ने ही तुम्हारी फैमिली को 13 डिस्ट्रिक्ट मरीना बे में इन्वेस्ट करने का कहा था। फेदू उसे एक और डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है, फे चेंगयू के हॉस्पिटलाइज होने से पहले हर साल पे ग्रुप सनशाइन फाउंडेशन में रेगुलरली इन्वेस्ट करता था। सिर्फ मरीना बे वाला ही प्रोजेक्ट था जिसमें प्रॉब्लम्स आए। उसमें रीज़न ये दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा है और उसका प्रॉफिट मॉडल उतना अच्छा नहीं है। दूजिया कहता है, ये एक एक्सक्यूज़ लगती है। फेदू कहता है, रीज़न चाहे जो भी हो, ये इन्वेस्टमेंट रुकने के कुछ ही समय के बाद दूजिया उसका सेंटेंस कंप्लीट करता है, तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। फेदू कहता है, तो हम सही थे। फेदू एक सनशाइन फाउंडेशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा था जो सीक्रेटली एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन है। अब सिर्फ हमें ये नहीं पता कि उनकी रिलेशनशिप चेंज क्यों हो गई। दूजिया कहता है, बाय द वे तुमने फ़ोन पे कहा तुम्हें पता है कि मरीना बे का यूज़ क्या था? फेदू कहता है, बॉडी डिस्पोज करने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है कि बॉडी डिस्पोजल के 3 प्रिंसिपल होते हैं। 1, जहाँ पे भी बॉडी डिस्पोज कर रहे हो वो जगह सेफ़ होनी चाहिए। कोई भी रैंडमली आके उस जगह पे डिगिंग नहीं कर पाना चाहिए। इस तरह से ज़मीन के नीचे जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को नहीं पता चलेंगे। नंबर 2, कि तुम्हारी बॉडी बाकी सब नॉर्मल डेड बॉडीज़ के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। बॉडी मिल भी जाए तो भी कोई पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। और 3, अगर रिपोर्ट कर भी दे तो वो मरे हुए को आइडेंटिफाई नहीं कर पाने चाहिए। इन सब के लिए मरीना बे एक परफेक्ट जगह है। अगर सू फैमिली का केस नहीं हुआ होता तो इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। इससे वो कंक्लूड करते हैं कि वो डार्क ऑर्गेनाइजेशन और जैनेटर एक दूसरे के एनिमीज़ हैं। दूजिया कहता है, मिस्टर फे, इसका मतलब है कि हमारा एक और एनिमी भी है। फेदू कहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बन सकता है। वेंजो अपने मेंटर के ग्रेव को विज़िट करने गया होता है। अपने साथ वो एक न्यूज़पेपर लेके जाता है जिसमें लोटस हिल केस की रिपोर्ट होती है। वो न्यूज़पेपर को जलाता है। एक अल्कोहल की बोतल लेके कहता है, मेंटर, मैं आपकी फेवरेट वाइन लाया हूँ। वो कुछ अल्कोहल पेपर पे डालता है और खुद एक सिप लेता है। वो नीचे बैठ जाता है और कहता है, मेंटर, एक्चुअली आज मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। गो फीलिंग का केस सॉल्व हो चुका है। हमने खूनी को पकड़ लिया है। अब आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको ये बता के कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारी फील्ड में जो एकदम केयर फ्री होते हैं उनके लिए भी जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक उनके दिल को शांति नहीं मिलती। बाय द वे, क्या तावरान ने आपको बताया कि जैनेटर वापस आ गया है?
इवन दो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उस रात आप हमें क्या बताना चाहते थे, पर हमें उसकी आईडी मिल गई है। वो एसआईडी के 2 बड़े केसेस से कनेक्टेड हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, हम डेफिनेटली इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो कन्फेस करता है कि आजकल उसे कुछ अनईजी लग रहा है। उसे लगता है कि जो 2 केसेस उन्होंने अभी तक सॉल्व किए हैं उनमें ऐसा कुछ है जो अभी उन्हें पता नहीं चल रहा, और ये दोनों केसेस जैनेटर से भी कनेक्टेड हैं और इसमें फेदू भी इन्वॉल्व है। आप भी उसे जानते हो, वो मेरे पहले केस में इन्वॉल्व था। वो कहता है कि उसमें एबनॉर्मल जीन है, पर ये थोड़ा अजीब है। मेरे दिल में ना तो वो एक नॉर्मल इंसान है, ना तो वो एक प्रेडेटर जैसा लगता है। स्पेशली इन केसेस में उसका रिएक्शन देख के मुझे नहीं पता कि उसका कनेक्शन क्या है। तभी वेंजो को कोई बुलाता है। वो उसके मेंटर की डॉटर होती है, यांगशी। वेंजो खड़ा हो जाता है। यांगशी एक फ्लावर बुके अपने डैड के ग्रेव पे रखती है। वो कहती है, कल मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी है। सीनियर, आप हर साल एक दिन एडवांस में क्यों आते हो? मेरी मॉम से डरते हो? वेंजो पूछता है कि वो आजकल कैसी है, उनकी हेल्थ ठीक है? यांगशी कहती है, वो जैसी थी वैसी ही है। अंकल जांग और अंकल डू कभी कभी मिलने आते हैं, पर आपको भी मेरी मॉम का गुस्सा पता है। वेंजो कहता है, हमने यांग का ध्यान नहीं रखा। नेचुरल है कि उनकी वाइफ को गुस्सा आएगा। बाय द वे, तुम एक दिन एडवांस में क्यों आई हो? यांगशी कहती है, कल मुझे एक अपॉइंटमेंट है। अगले दिन जब वेंजो ऑफिस पे आता है तब वो देखता है कि सब लोग बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। एक ऑफिसर एक कॉफ़ी मशीन भी इंस्टॉल कर रहा होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में उसकी टीम के लोग प्रेसिडेंट फे की तारीफ़ कर रहे होते हैं। वेंजो कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो चारों अटेंशन में आ जाते हैं। वो देखता है कि कोई उनके लिए स्नैक्स और नई मशीन्स लाया है। उनके रूम में एक नई डेस्क भी सेटअप की गई होती है। तावरान एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि वो पेसू के साथ सिर्फ बात ही कर रहा था, वो बस 1-2 वीक के लिए आने वाला है। उसने कहा कि वो यहाँ हर रोज़ नहीं आने वाला और रिसर्च प्रोजेक्ट हो जाने के बाद वो तुरंत ही चला जाएगा। ये बस टेम्परेरीली कुछ दिनों के लिए ही है। वेंजो मशीन की ओर पॉइंट करके कहता है, ये तुम्हें टेम्परेरी लगता है? तावरान कहता है, नहीं, ये तो आजकल तुम लोग थोड़े अच्छे से बात कर रहे हो ना, तो फिर वैसे ना बाहर 2 टेबल्स की जगह नहीं है। वेंजो कहता है, 2? मुझे लगा सिर्फ अकेला फेदू है। तावरान कहता है, नहीं, शिंजू यूनिवर्सिटी 2 इंटर्न्स को भेज रही हैं। कैप्टन लोअर चीफ दू के पास कंप्लेन करने जाता है। चीफ दू उसे डांटने लगता है, क्या हुआ, तुम इन्हें जानते नहीं हो? उनके 2 नए मेंटर होते हैं, फेदू और वेंजो के मेंटर की डॉटर यांगशी। यांगशी कहती है, सॉरी सर, कल मैंने आपको बताया नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फेदू कहता है, सॉरी सर, मैंने कल आपको बताया नहीं, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। वेंजो कुछ कहने जाता है पर चीफ दू उसे एक फ़ाइल देते हैं। वो कहते हैं कि ओल्ड पान यून हंग वो उनके टीचर हैं। वो अभी क्रिमिनल साइकोलॉजी की रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने और चीफ सांग ने ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट को प्रपोज़ किया था। ये प्रोजेक्ट एसआईटी के स्टार्ट से लेके अभी तक के सारे केसेस को एनालाइज करेगा क्रिमिनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो एपैथ्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। ये रिसर्च प्रोजेक्ट ने पेसो और यांगसी को यहाँ हमारी मदद करने के लिए भेजा है। चीफ दू उन दोनों को कहते हैं, कैप्टन लुओ ऐसे लगते नहीं हैं, पर इनफैक्ट वो अपने पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स को सेपरेट कर सकते हैं, है ना? वेंजो नॉड करता है। चीफ दू कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है फेदू? फेदू कहता है, हाँ चीफ दू। चीफ दू कहते हैं, वैसे तो मैं भी शिंजो से ही ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैं भी तुम्हारा सीनियर हूँ। अगर तुम्हें कोई भी रिक्वेस्ट है तो मुझे बता देना। कैप्टन लुआ, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है ना? वेंजो स्माइल करता है, बिल्कुल नहीं। एसआईडी की टीम कैफेटेरिया पे खाने बैठी होती है। उनके सामने सारी डिशेस होती हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो जाके कुछ पिकअप करे। लांग चियाओ तावरान को जेस्चर करती है कि वो कुछ कहे। तावरान कुछ कहने जाता है। वेंजो अपनी चॉपस्टिक्स ज़ोर से टेबल पे रखता है और लेक्चर देने लगता है। जो चीफ दू ने कहा मैं उसे रिपीट करूँगा। ये जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट शिंजो ने काफ़ी सालों पहले लॉन्च किया था। उस टाइम पे इसे 0 डिग्री प्रोजेक्ट कहा जाता था।
कुछ रीजंस की वजह से उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और इस साल प्रोफेसर पान ने ये फिर से स्टार्ट करने का डिसाइड किया है। चीफ जांग को भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन ने भी अपना अप्रूवल दे दिया है और स्पेसिफिकली उन्होंने 2 इंटर्न्स को भी भेजने का अप्रूव कर लिया है। इन दोनों को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे ऑफिसर्स क्लैप करने वाले होते हैं, तब वेंजो अपनी बात कंटिन्यू करता है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे से चले और इन दोनों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाएगा। जब भी रिसर्च टीम को कोई भी फाइल की ज़रूरत हो तो एसआईडी की इंटरनल रेगुलेशन की सारी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। सारे सिग्नेचर्स और सील्स लेने पड़ेंगे। कितनी डिटेल्स हैं जो पब्लिक में बताई नहीं गई है, तो कोई भी फ़ोटो नहीं लेगा, कुछ भी कोई भी कॉपी नहीं करेगा या घर नहीं ले जाएगा। ये रेगुलेशन है और इसे फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि इस टेबल पे कोई इंसान अपनी स्टाइल को एडजस्ट कर पाएगा। ये एसआईडी है, कोई फैमिली बिजनेस नहीं। तुम जब चाहो वैसे आ जा नहीं सकते। तुम्हें नॉर्मल वर्किंग आवर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर तुम लेट हो या जल्दी जाना चाहते हो या फिर कोई भी टाइमिंग चेंज करना हो तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न और लीव स्लिप की ज़रूरत होगी। कोई तकलीफ़? लैंग चियाओ कहती है। ये एकदम केयरफ्री इंसान ऐसा हिटलर कैसे बन गया? वेंजो उसकी ओर देखता है और उसका हंसना बंद हो जाता है। वेंजो अपनी बात कंटिन्यू करता है। और तो और हमारा वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी यूनिक है। हम मेजर और इम्पोर्टेंट केसेस हैंडल करते हैं। हमें हर तरह की चीज़ें देखने मिलती है। लैंग चियाओ कहती हैं, बॉस अब खाने वाले हो? वेंजो उसे इग्नोर करता है। ऐसी सब चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है। खाना पीना नॉर्मली कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे फॉरेंसिक डॉक्टर्स है, कोई फर्स्ट एड के लिए टीम नहीं है। अगर कोई खून देख के बेहोश हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम यहाँ आने से पहले ध्यान से सोच लो। फेदू कहता है, इतना सारा स्पेशल अटेंशन देने के लिए थैंक यू कैप्टन लुआ। हानियांग पूछता है, अगर 0 डिग्री प्रोजेक्ट पहले भी किया गया था तो मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? वेंजो कहता है, ये 9 साल पहले था, तब तो तुम कॉलेज में भी नहीं थे। हानियांग पूछता है, इसे डिसकंटिन्यू क्यों किया? वेंजो कहता है, उस टाइम पे कंडीशंस राइट नहीं थी। हम कितनी थियरीज प्रूव नहीं कर सकते थे और इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं थी। हानियांग और क्वेश्चन पूछने जाता है पर वेंजो उसे शट डाउन कर देता है। वो सबको ऑर्डर करता है कि खाओ और फिर काम पे जाओ। तावरान फेदू और यांगशी को वेलकम करता है। बाकी सब क्लैप करते हैं और सब लोग खाने लगते हैं। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 10th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। बुक में एक सीन है जो मुझे शो में कैसे इंक्लूड करूँ, आई कुड नॉट थिंक ऑफ हाउ टू इंक्लूड इट इन द शो, सो वो पार्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। वेंजो अपनी ऑफिस में वापस आता है और अपनी चेयर पे गिरता है। वो एक लंबी सांस लेता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ भूल गया हो। वो अपनी डेस्क पे देखता है कि एक कॉफ़ी कप है। कप में कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो चुकी होती है और तब उसे याद आता है कि उसने फेदू को कहा था कि उसके लिए वेट करे, पर क्लियरली यंग मास्टर फे उसके लिए पूरी रात तो वेट नहीं करने वाले थे। वेंजो सोचता है कि वो कब का चला गया होगा। वेंजो कॉफ़ी कप उठाने ही वाला होता है तब कहीं से एक हाथ आता है और कॉफ़ी कप ले लेता है। फिर उसे एक परफ्यूम की स्मेल आती है और सबकॉन्शियसली वेंजो एक लंबी सांस लेता है। ऐसा लगता है कि फेदू कोई एक्सपेंसिव होटल से निकल के आया हो। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए होते हैं और वो वेंजो के सामने नाश्ता और कॉफ़ी लाके रखता है। सोचे बिना वेंजो कहता है, तुम्हारे पास कुछ करने का नहीं है? घर जाने की बजाय हर रोज़ होटल में रहते हो। होटल तुम्हारी कंपनी की है क्या? फेदू कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो, मैं 60% इंटरेस्ट का मालिक हूँ। वेंजो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो सोचता है कि ये बड़े आदमी जो नॉर्मल लोगों के सामने अपने पैसे फ्लॉन्ट करते हैं, उनसे तो बुरा और कोई नहीं हो सकता। फेदू कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करनी थी? वेंजो कहता है, हाँ राइट। वो एक कॉफ़ी की सिप लेता है पर उसका ब्रेन जैसे बंद हो गया हो, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो फेदू की ओर देखता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे 2-2 फेदू उसके सामने हो। वो कुछ कहने जाता है पर उसके मुंह में से सिर्फ आवाज़ें निकलती हैं। इतना करके वो बैठे बैठे ही सो जाता है। फेदू वेंजो के हाथ में से कॉफ़ी कप लेता है और उसे धीरे से साइड में रखता है। फिर वो वेंजो को एक कंफर्टेबल पोजीशन में अरेंज करता है
फेदू वेंजो का फेस स्टडी करता है। वेंजो का नॉर्मल क्लीन शेवन लुक आज उतना क्लीन नहीं होता। फेदू सोचता है कि वो एक अंकल जैसा लगता है। 48 आवर्स नॉन स्टॉप काम करने के बाद किसी की भी हालत ऐसी हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसका फेस उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर उसके फेस पे उसके नॉर्मल केयरलेस एटीट्यूड की बजाय कुछ और होता है। फेदू वेंजो की ओर लीन करता है और अपनी फिंगर्स से उसकी चिन लिफ्ट करता है। कुछ देर के लिए तो उसे देखता रह जाता है, जैसे वो कोई कलेक्टर हो और वो कोई रेयर चीज़ को स्टडी कर रहा हो। कुछ देर के बाद वो खड़ा हो जाता है। लान चियाओ भी एकदम थकी और हारी उस जगह से पास हो रही होती है। एक सेकंड के लिए तो उसे रजिस्टर नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रही है। वो सोचती है कि फेदू एक डोमिनेटिंग सीईओ जैसा लगता है। ये देख के वो अपनी रोमांस नॉवेल्स के बारे में सोचने लगती है, पर ये डोमिनेटिंग सीईओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी ओर देखता है, स्माइल करता है और वो जो नाश्ता लाया होता है उस पर पॉइंट करता है, जैसे कि वो लांगचिया को इनवाइट कर रहा हो खाने के लिए। फिर वो वेंजो की कॉफ़ी लेता है और कॉफ़ी सिप करते करते चला जाता है। जाते जाते वो देखता है कि वेंजो के बोर्ड पे मरीना बे का फ़ोटो है और उसे रियलाइज़ होता है कि सनशाइन फाउंडेशन मरीना बे को क्यों यूज़ कर रहा है। इट्स जस्ट ए क्यूट सीन। बाय द वे, शो में दे फाइंड फीलिंग्स, बॉडी एशेज और व्हाटएवर वो गुआ हंग को कुछ देते हैं, पर बुक में दे नेवर फाइंड एनीथिंग। एटलीस्ट अंटिल दिस पॉइंट इन द स्टोरी उन्हें कुछ नहीं मिला होता। वेंजो गुओ हंग को कहता है कि ये सब इतना टाइम हो चुका है कि अभी उन्हें कोई होप नहीं है कि कुछ मिलेगा। शो ने बुक के इवेंट्स की कुछ चीज़ें भी अरेंज डिफरेंटली की है। जो मैं फॉर्मेट फॉलो करने वाली हूँ वो है कि मैं शो का फॉर्मेट पहले रखूँगी, अगर उसमें सीन मिसिंग है तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी, पर अगर सीन का कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो मैं वो सीन यहाँ पे लास्ट में ऐड करूँगी, इफ़ दैट मेक सेंस। लाइक ये एपिसोड में हमने जैसे किया, दैट वुड बेसिकली बी द फॉर्मेट। एंड आई डोंट नो कि ये पार्ट का नाम क्या है। लाइक आई ट्राई टू रीड इट, इट सेज समथिंग लाइक सोसाइटी, मे बी सरोरिटी इज़ व्हाट मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि एक और केस है दैट हैपन्स इन लाइक स्कूल डॉर्म्स टाइप की जगह पे, सो इट कुड बी अ सरोरिटी, पर दिस वन इज़ नॉट सरोरिटी, इट्स मोर लाइक सोसाइटी और समथिंग। मुझे उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स पता है, लाइक पहले SOC है और लास्ट में ATHY है, इतना मुझे पता है, पर बीच में क्या है आई डोंट नो। द बुक पार्ट ऑफ दिस इज़ कॉल्ड मैकबेथ, एंड इफ़ यू हैव रेड मैकबेथ, इफ़ यू रेड शेक्सपियर, डिलिशियस ड्रामा इज़ अबाउट टू अनफोल्ड। इसमें बात यह है कि ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ कंपैरेटिवली लो स्टेक्स टू जो पहले दो केसेस आए उनके कंपैरिजन में। इट डजंट फील दैट सैड और डीप, एंड मे बी इट्स जस्ट मी, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स है दैट फील स्टूपिड टू मी, लाइक नॉट स्टूपिड एज एन इंसल्टिंग स्टूपिड, but like you're so driven by emotions कि आपका लॉजिक बंद हो जाता है। Like I understand why they did it, but I don't agree with what they did. So ये थर्ड पार्ट में, मैकबेथ पार्ट में ऐसा होने वाला है। I wanna add this context कि जब फेदू वेंजो को बुलाता है, जब तक वो इंटर्नशिप कर रहा है, वेंजो इज़ हिज मेंटर, तो वो उसे सर बुलाता है, पर वो एक्चुअली में चाइनीज़ में उसे सर नहीं बुलाता, he says Shikshan, and apparently everyone's like crazy about it. There is a reason why everyone's crazy about it. जब मैं पढ़ रही थी तब I didn't pick up on it outside of a few instances, but once it was pointed out कि वो शिक्षण कैसे बोलता है, it's so I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।